अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। हम एक बार फिर अख्तरुल ईमान साहब के साथ हैं, जो एक बार फिर अमौर विधानसभा से चुन कर आए। आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप पे 4 के बदला 24 से लेना चाहते थे, लेकिन 5 पर क्यों अटक गए? नहीं, हम दरअसल ये हुआ कि हमारी ख्वाहिश थी कि सेकुलरिटों का बिखराव नहीं हो, और हमने गठबंधन की बड़ी कोशिश की। जब उसमें नाकाम रहा तो जाहिर है कि 24 कैंडिडेट को लाने के लिए हमें, जाहिर है कि हम 24 लड़के तो 24 नहीं ला सकते थे। जाहिर है हमको 100 सीटों में लड़नी थी, जो इस वक्त का मौजूदा है। तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बिहार के मौजूदा वक्त के सियासी मंजरनामे को देखकर उसने रोक दी कि इतनी सीटों पे नहीं लड़ाएगी पार्टी। तो जाहिर है कि हम लोग मजबूर हो गए, वरना तो हमारी 100 सीटों पर थी। आप पे और शायद मैं 100 सीटों पर लड़ता तो भले ही 24 का हदफ मैं पूरा नहीं कर पाता, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी तादाद यकीनन है कि इससे ज़्यादा होती। आपने कहा कि आप सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करना चाहते थे, लेकिन महबूब आलम हार गए। अ, और आपके आपके भी उम्मीदवार हार गए। आप ये बताइए कि महबूब आलम ज़्यादा वोट लाए कि मेरे उम्मीदवार ज़्यादा वोट लाए? आपके ज़्यादा नहीं। जाहिर है आज वहाँ की आवाम का फैसला ये हुआ कि आप जाके देखेंगे अगर बलरामपुर को, तो आप तरस खाएंगे कि कहते सीमांचल का इलाका पूरा तबाह और पसमानदा इलाका है, लेकिन वहाँ की हालत निहायत ही काबिल है। तो इसलिए वहाँ की आवाम ने फैसला किया। हमने तो पूरी जातों कोशिश की थी, बावजूद तो इन हालात के हमने जातों कोशिश की थी। ऐसी सूरत हाल में तो जाहिर है कि हमें सर्वाइवल की हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम तो लड़ेंगे, फैसला आवाम करेगी। तो आपको इसमें कोई मजाक ये नज़र नहीं आता है कि आपके उम्मीदवार भी हार गए, वो भी हार गए, और नहीं, जो इस बात का एनडीए मुझे की जो इस पार्टियां बात हैं वो जीत गई। हाँ, इस बात का तो मुझे जरूर मलाल है कि हमारे लोग हार गए और बीजेपी और आरएसएस और फासिस्ट लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। लेकिन सच्ची बात यह है कि इन हालात में हम कर भी क्या सकते थे, है ना? हमने तो पूरी कोशिश की। अगर ये इल्जाम लगाना हो तो उन पर लगाया, जिन लोगों ने इन हालात को सामने में रखकर फैसला नहीं किया। मुझ पर तो नहीं उंगली उठा सकते आप। क्या आपका क्या है? क्या आप लोग ये समझते हैं कि जो पार्टियां यहाँ पर मुस्तकिल है वही लड़े, नए लोग आगे यहाँ इलेक्शन नहीं लड़े? जो नाकारा किस्म के वो नुमाइंदा बने हुए हैं, ये पार्टियां जिन लोगों को टिकट देती है, वो लोग जो लोग मिल्लत की आवाज न उठा सके और उनको ही ये बंधुआ मजदूर बना के रखे, क्या यही ताक़यामत ये सिलसिला चलता रहे? क्या आप लोग यही चाहते हैं? नई राह तलाश करनी पड़ेगी। नई राह तलाश करने के नतीजे में यकीनन है कि कुछ हादसात होते हैं। उन हादसात को कबूल करना चाहिए और आइंदा के लिए मुस्बत राह अमल तैयार करने की ज़रूरत है। इस वक्त मिल्लत के सामने में और दलित और पसमानदा तबके के सामने बड़ा चैलेंज है कि हर कोई उनकी मसीहाई की दम करता है। अभी बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई और उसमें तकरीबन 13 करोड़ की बिहार में सबसे ज़्यादा महरूमी और मायूसी अगर रही है तो शेड्यूल कास्ट को और मुसलमानों को रही है, बल्कि मुसलमानों को ज़्यादा रही है। 2 लाख नौकरियां मुसलमानों की चली गई, 1 लाख नौकरियां शेड्यूल कास्ट की चली गई। कौमी सतह की किसी पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाई। इस सेकुलर पार्टियों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि बिहार के मुसलमानों के साथ इस तरह क्यों हो रहा है। ये आवाज़ कौन उठाएगा? हत्ता के जो एनडीए में शामिल लोग हैं, दलितों के जो नेता हैं, ये जाकर वहाँ सामंतवादियों के साथ बढ़ गए, ये मनोवाद पढ़ रहे हैं, और इन्होंने भी दलितों की आवाज़ नहीं उठाई। ऐसी सूरत हाल में यकीनन है कि जब सियासत कहीं ना कहीं बाजीगरी का शिकार हो जाए या गिरवी हो जाए किसी की जबान, तो आज़ाद लोगों को तो निकल के आना पड़े। ये हमारी यही काम कर रही है। कुछ लोग कहते हैं कि आप चुनाव जीतने के लिए उन्हीं मखसूस इलाकों का इंतखाब करते हैं जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है। भाई मैं कह रहा हूँ कि आज बिहार का सियासी मंजरनामा आप पढ़ लीजिए, वही नेता आपके सामने में आ रहे हैं जिनका जाति आधार है। आज प्रशांत किशोर जी पांडे अगर नहीं होते, प्रशांत किशोर जी पिछड़ी जाति से होते, तो आज बिहार में उनकी हालत ऐसी नहीं होती। बिहार में पूरे तौर पर पार्टियां टिकट भी जात की बुनियाद पर दे रही है। आपने कभी यादवों से पूछा कि आप राजद से पूछा कभी कि आप चुन चुन के यादवों को टिकट देते हैं, यादव की आबादी से ज्यादा टिकट देते हैं? ये तो नहीं पूछेंगे। कांग्रेस को कभी पूछा आपने कि माइनॉरिटी के लोगों ने जितनी हिमायत की है उसके बराबर का टिकट आपने कभी उसको नहीं दिया? माइनॉरिटी के लोगों ने जितनी हिमायत की है बिहार में, बेस वोट अगर आपका तो माइनॉरिटी के लोग हैं, लेकिन माइनॉरिटी के मुद्दे पे आप चुप रह जाते हैं। ये कभी पूछा आप लोगों ने? वो नहीं पूछा। जब हम अपनी आवाज लेके उठ रहे हैं, अपने हुकूक की बात कर रहे हैं, सारे सवाल हम पर होंगे, इन लोगों से सारे सवाल नहीं होंगे। सीमा आज इन 70-75 सालों के दरमियान में जितनी भी सरकारी नौकरियां मिली, सरकारी नौकरियों की उम्र 30-35 साल की होती है।
तो इन 30-35 सालों में जो नौकरियां मुसलमानों की खाई गई, कौन लोग थे इसमें शामिल? यही लोग हैं शामिल है ना, सभी लोग शामिल है ना। उनसे आप सवाल नहीं करेंगे? सीमांचल इतना पसमानदा रह गया। आजादी के बाद सबसे खुशहाल तरीन इलाका सीमांचल का इलाका था। उसका सबसे बड़ा बैन सबूत यह है कि बिहार के दूसरे इलाके के जो आज तरक्की याफ्ता इलाका है, शाहबाद का इलाका हो चाहे दरभंगा का मथुरा का इलाका हो, वहां के मजदूर बेचारे जाके वहां काम करते थे। मैं उनके मजदूरी का शिकवा वो नहीं करता या मैं अपनी फख्र नहीं करता। हमारे लोगों की हालत बड़ी खराब थी, लेकिन हमारे लोगों से तो हालत खराब इनकी थी, शाहबाद के लोगों की, चपड़ा के लोगों की थी। और आज हमको क्या हाल पर करा दिया आपने? बिहार में सबसे ज्यादा गरीब आज है तो सीमांचल है, सबसे ज्यादा पलायन है तो वहां से है। तो हमारी हालात पे कोई बात करने के लिए नहीं है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस आप देख लीजिए, है ना, 2 साल 2 बजट मिला उनको, है ना, 2011 2012 में 2013 में इनको बजट का मौका मिला, बल्कि अपनी तरह के लोगों ने क्यों नहीं पैसा दिया इन लोगों ने, है ना। ये तमाशा लॉलीपॉप दिखा के रख दिए, सारा तमाशा तो यही करते हैं। अभी कांग्रेस के एक लीडर बोल रहे थे, मैंने कहा बात अगर बढ़ेगी दूर तक जाएगी, बात मत करो। आज अगर बाबरी मस्जिद में ताला नहीं लगते तो ये दिन हिंदुस्तान को देखने नहीं पड़ते। ये कौन सा रवैया है? ये कौन, इन लोगों से आप लोग सवाल नहीं करेंगे? हम लोग तो भाई, हम उसके बावजूद भी देख लीजिए, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, हम जीत के भी आते हैं तो बीजेपी के साथ तो नहीं बैठते हैं। हम तो आज भी अपोजिशन में बैठे हुए हैं, कल भी अपोजिशन में थे, स्पीकर का इंतखाब हुआ तो हम आपके साथ थे। और मैं आज भी कहता हूं, ये जो लोग आज हमें गालियां देते हैं, जब 2-4 सीट कम पड़ेगी तो ये लोग मेरे पास आ जाते हैं, राजद कांग्रेस के लोग। लालू जी ने पिछले बार 20 बार फोन किया है। अभी सेंटर में वो सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस के लीडर ने मेरे लीडर से हिमायत मांगी, हमने उनको वोट देने का काम किया है। भाई हम तो चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि दलितों अकलियतों के दरमियान में कोई तवाना आवाज अपने हक और हुकूक की बात करने वाले लोग आए। आप एक बार फिर आपने साबित किया कि आपके अंदर लीडरशिप है, आज फिर आप रिटेन करके आए। लेकिन पिछला तजुर्बा जो था आपका बहुत ख़राब रहा था, वो तजुर्बा फिर ना दोहराया जाए, तो उसके लिए आपने क्या किया? नहीं, मैं ये समझता हूँ आपका इशारा हमारे 4 लोगों के चले जाने पर है। मैं आपको साफ कहता हूँ, हमारे जो चारों रफीक इस बार आए हैं, मैं समझता हूँ फिक्री एतबार से बहुत ही मजबूत लोग इरादे में, और मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी अटूट है। इस मरतबा कोई ऐसे बुरे दिन इंशाल्लाह हमको देखने नहीं पड़ेंगे। आपने असेंबली स्पीकर का जिक्र किया, आप एक विधानसभा का सेशन भी अटेंड कर लिया इस बार। क्या लगता है ये बिहार में जो सरकार है वो एनडीए की है या बीजेपी की है? अरे भाई, पिछले 20 सालों से दोनों की मिलीजुली सरकार चल रही है, लेकिन अब की बार बीजेपी का गलबा कुछ ज्यादा नजर आता है। इस गलबे में आप पे हमने देखा कि आपकी कुछ तस्वीरें आई थी कि आप सम्राट चौधरी से मिले कुछ इश्यूज को लेकर। क्या इश्यूज थे? सम्राट चौधरी साहब से भी मिले हैं परसों, और आज वजीर आला मोहतरम से भी मिले हैं। असल हमारे यहाँ मसला ये हो गया है कि बहादुरगंज और कोचाधामन के दरमियान में कई बस्तियां हैं हमारी, नूरपारा, नटवापारा, शकोर और सदभीटा, बरीजान, रुइया, इसके दरमियान की एक जगह है लगभग 200-250 एकड़। उसमें कई जगह मसाजिद हैं, कब्रिस्तान हैं, ईदगाहें हैं, और उसी जगह को अभी आर्मी के बेस के लिए चुना जा रहा है। तो उसकी हम लोगों ने मुखालिफत की है, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी मुखालिफत कर रहे हैं। जो लोग गर्दनवा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, किसी की 1 एकड़ है, किसी की 2 एकड़, छोटे छोटे किसानों की ज़मीन है। एक तो हम बेज़मीन हो जाएंगे, और दूसरी बात यह है कि बीच आबादी के दरमियान में और बड़ी घनी आबादी है। अगर आप देखेंगे तो किशनगंज के इलाके में सबसे घनी आबादी कोचाधामन की है, तो उस इलाके में मुनासिब नहीं है। दिफाई मसला है, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, हम इसकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन ये कोई दूसरी जगह पर इसको कायम कराया जाए, हम लोग इस बात की वजह थी। हम जब चुनाव प्रचार के दौरान किशनगंज गए तो हमने देखा कि वहाँ चाय की सनत के काफ़ी इम्कानात हैं। अभी हाल ही में उद्योग मंत्री ने कहा है कि वो सनत को बढ़ावा देंगे। क्या उसमें चाय भी शामिल है? आप लोगों ने कुछ अलग से डिमांड किया है वतन के लिए? नहीं, वहाँ तो पिछले दिनों से भी हम लोगों ने कहा है कि वहाँ पर कई इम्कानात हैं। चाय तो है ही, उसके अलावा अनन्नास की भी खेती होती है, केले की खेती की जा सकती है, गन्ने की भी काश्त हो सकती है, अमरूद की खेती हो रही है, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए गए हैं। अब मक्के का तो खैर रिकॉर्ड पैदावार है उस इलाके में, तो इस तरह के वो लगाए जाए, ये मुतालबा हम लोगों ने किया। एक मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मामला था बुनकरों का। आपने देखा कि मखाना के लिए एक मखाना बोर्ड बनाया गया। बुनकरों की हालत अब बिल्कुल ही पस्त जैसी हो गई। उसके रिवाइवल के लिए आप लोग क्या करे जाते?
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था इन लोगों के बारे में, जब भागलपुर का मसला उछला था तो उन्होंने कहा था कि मुफ्त इन लोगों को बिजली देंगे, इनको हम कारोबार करने के लिए रकम देंगे। आज तक न बिजली मुफ्त दी गई, न बकाया बिजली के ताल्लुक से उनको कोई छूट दी गई, न सिल्क बोर्ड बना करके इन लोगों को जो फायदा देना था ऐसा कुछ अभी तक नहीं किया, बल्कि हमारे पास लोग आए भी थे। अब तो बेरोजगारी के शिकार हैं। एक तो चैलेंज उनके साथ ये है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल वगैरह है, उसमें ये फिट नहीं आते हैं, लेकिन है कि रेशम की जो हुनर है उस शहर में, उसकी मिसाल पूरे देश में नहीं है। तो रेशमी शरत को तो हुकूमत को बचानी चाहिए थी और उस पर काम होना चाहिए। इंशाल्लाह हम लोगों ने कहा है उन लोगों से कि आप लोग अपने मुतालबात ला करके दीजिए और अपने मसाइल पर मबनी गवर्नमेंट को लेटर दीजिए और हम लोग को भी दीजिए। इंशाल्लाह इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन बड़ी अनदेखी हुई है भागलपुर को, तो भागलपुर के फसाद ने भी उजाड़ा है और इसमें हुकूमत की आदत तो ही नहीं, उस सिल्क सिटी को गोया हो गया। वक्त पोर्टल का जानते हैं आप कि उम्मीद पोर्टल जो है वो आप वक्त नहीं बढ़ाया गया और छूट दी गई। क्या लगता है आपको कि ये पूरी तरह से अब मरकज़ी हुकूमत के चंगुल में चला गया? देखिए, कानून बन करके तो ये तो एक वक्त की जायदाद पर एक अंदेशा तो है ही। हुकूमत की बदनीयती का शिकार हो गई है वक्त की अराजी हमारी, और इसमें क्या कहें, मैंने बेसबब जमीन पे जलजला नहीं आता, तह खाक किसी की रूह तड़पती है। हमारा मसला ये है कि औकाफ के लोगों ने भी बड़ा जुल्म किया है, और इधर खास करके उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का ताल्लुक से मुझे माफ़ कीजिए और कह लेने दीजिए कि हमारी जो कौमी सतह की मिली तंजीमें हैं उनसे भी बड़ा तगाफुल उनसे हुआ है। इसलिए कि गुज़िश्ता 6 महीने से जब आप ये देख रहे हैं कि सेंटर का एक कानून बन गया है, उस कानून की मुखालफत तो आप वो नहीं कर सकते इस अंदाज से कि आप उसको सिरे से एंट्री ही नहीं कराएं। इसमें से 2 लोग थे, 2 किस्म का मिजाज था इनका। कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं साहब, वक्फ पोर्टल पे हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा भाई, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसी में आप रह गए। आपने वक्त काट दिया, तकरीबन 5 महीने का वक्त काट दिया। अभी आप जो देख रहे हैं, गुज़िश्ता 1 महीने से कुछ हलचल देख रहे हैं आप। उससे पहले 5 महीना बिल्कुल खामोशी के दिन गुजर गए। तो मैं कह रहा हूँ कि जो अ, कानूनी माहिरीन थे, उनसे मशवरा करके मिल्लत के सामने में आपको उसकी रहनुमाई करनी चाहिए थी। अभी रहनुमाई नहीं की। और अभी भी जो हो रहा है, अभी भी जो हो रहा है, मैं वक्फ बोर्ड में पिछले दिनों में गया तो ये मालूम हुआ कि वक्फ बोर्ड में अभी भी जो उम्मीद पोर्टल पर हो रहा है, औकाफ की तो हमारी कई किस्में हैं। एक वक्त वो है जिसको हमने वक्त भी किया और वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड भी किया। एक वक्त वो है जिसको हमने वक्त किया है लेकिन वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं हो सका है। दूसरा ये है कि वक्फ बाई यूजर की एक बड़ी तादाद है, 4.5 लाख की वो है अराजियात, और दूसरी मसाजिद मकबरे की तादाद जो उनकी है। और इसमें एक वक्त वो भी है कि जिसको हमने जमीन वक्फ कर दी है लेकिन कोई तहरीरी तौर पर नहीं है। मस्जिद में नमाज हो रही है, कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो भी वक्त है। और एक 5वां वक्त ये भी है कि हुकूमत बिहार के जो खाता है, सरकार बिहार का खाता, उसमें वाज़ह कॉलम 8 में लिखा हुआ किस्म ज़मीन में कि ये कब्रिस्तान है या मरघट है या मस्जिद है, तालाब है, गैर मज़रूआ है, गैर मज़रूआ आम है, ये इसकी है, वो भी वक्त की ज़मीन है। तो इसके सिलसिले में अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ उन्हीं औकाफ का जो पहले से वक्फ है और वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, उन्हीं का हो रहा है। अब इस सिलसिले में हम लोग इंशाल्लाह मालूमात हासिल करेंगे कि जब ये मोहलत मिली है तो इस मोहलत में कम अज़ कम हमारे उन तमाम तरह औकाफ का भी रिकॉर्ड हो जाना चाहिए ना, उसकी कमेटियाँ बना ली जाए और उसको वक्त पर आ जाए। इंशाल्लाह इस सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। सीमांचल में तो आपने साबित कर दिया कि आप AIMIM के अंदर कुछ खास बात है। अगले साल पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ के लिए क्या रणनीति है अपनी? नहीं, पश्चिम बंगाल से काफ़ी लोग हम लोग के पास भी आते हैं, गर्चे हम लोग उसको हैदराबाद जाने का मशवरा देते हैं। वहाँ से काफ़ी मुतालबा है लोगों का कि पार्टी वहाँ जाए और काम शुरू करे। मैं समझता हूँ कि पार्टी वहाँ इलेक्शन में आने वाले दिनों में कुछ न कुछ हिस्सा लेगी। तो एक तरह से आपको उम्मीद है कि बिहार के बाद बंगाल में भी कुछ हिस्सेदारी आपकी, पॉलिटिकल हिस्सेदारी आपकी हाँ, होगी। इंशाल्लाह। तो ये थे अख्तरुल ईमान साहब जिन्होंने कहा कि अब इनका अगला स्टेप बिहार के बाद मगरबी बंगाल भी हो सकता है, और आने वाले दिनों में ये दिलचस्प होगा देखना कि AIMIM कितनी सीटों पर वहाँ लड़ती है और कितनी सीटों पर कामयाब होती है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, शुक्रिया।